सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। नमस्कार। हिंदी साहित्य प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और आज से शुरू करने जा रही हूं मैं हिमाचल प्रदेश लैंग्वेज टीचर 2025। जी हाँ, एलटी कमीशन की प्रॉपर बिल्कुल शुरुआती तरीके से तैयारी, जिससे हम हर उस असफलता को सफलता में बदलने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही सुना आपने। और हमारा यह प्रयास सफल होगा निश्चित ही, अगर आप सभी इसमें साथ देंगे तो। और साथ ही मैं बता दूं कि लगभग 2015 से लेकर 2022 तक के तमाम जो भी परीक्षाएं हुई हैं एलटी कमीशन की, वो सारे क्वेश्चन मैं आपके समक्ष रखने जा रही हूं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज को। पहला प्रश्न, दीवार समाचार पत्रों का प्रारंभ कहाँ हुआ? विकल्प है इंग्लैंड, भारत, रोम या फिर जापान। तो देखिए, दीवार समाचार पत्रों का प्रारंभ हुआ है सबसे पहले रोम में। विकल्प सी सही उत्तर। दूसरा प्रश्न है, भारत में टीवी कार्यक्रम कब से प्रारंभ हुए? विकल्प हैं 15 अगस्त 1958, 26 जनवरी 1980, 15 सितंबर 1956 या फिर 26 अगस्त 1960। तो भारत में टीवी कार्यक्रम प्रारंभ हुआ 15 सितंबर 1956 से, यानी कि विकल्प सी सही उत्तर। उसी तरह तीसरा प्रश्न देखिए, वाचन करते समय दो केंद्रों के बीच के विराम को क्या कहते हैं? आई स्पैन दृष्टि विराम, दृष्टि अवरोध, दृष्टिहीनता या फिर दृष्टि। तो वाचन करते समय दो केंद्रों के बीच के विराम को कहते हैं आई स्पैन, यानी कि दृष्टि विराम। विकल्प ए सही उत्तर। रचनात्मक साहित्य में भाव, कल्पना और बुद्धि के अतिरिक्त चौथा तत्व कौन सा होता है? शैली, वाचन, लेखन या फिर पठन। रचनात्मक साहित्य में भाव, कल्पना और बुद्धि के अलावा जो चौथा तत्व होता है वह होता है शैली तत्व। किस अनुप्रास में अन्वय से अर्थ में चमत्कार पैदा होता है? अंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अत्यानुप्रास अलंकार जहाँ पर होता है वहाँ पर अन्वय से अर्थ में चमत्कार पैदा होता है, इसलिए विकल्प ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। प्रश्न 6 देखिए, जहाँ उपमेय का उपमान पर आरोप किया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्मोक्षा अलंकार या फिर वक्रोक्ति अलंकार। जहाँ उपमेय का उपमान पर आरोप किया जाता है तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। विकल्प बी सही उत्तर। किस छंद में पहले और तीसरे चरण में 13 और दूसरे तथा चौथे चरण में 11 मात्राएं रहती हैं? सोठा छंद में, दोहा छंद में, रोला छंद में या फिर सवैया छंद में। तो देखिए जी, दोहा ऐसा छंद है जिसके पहले चरण और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11 मात्राएं रहती हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, धनाक्षरी कवित्त में 31 वर्ण होते हैं, यति कितने पर रहती है? 16 और 15 पर, 18 और 13 पर, 19 और 12 पर या इनमें से कोई नहीं। तो जहां पर धनाक्षरी कवित्त आता है जिसमें 31 वर्ण रहते हैं वहां पर यति रहती है 16 और 15 पर। विकल्प ए सही उत्तर। प्रश्न 9 देखिए, मनुष्य के मन में स्थायी रूप से रहने वाले और उत्तेजना या प्रेरणा पाकर जागने वाले भाव क्या कहलाते हैं? स्थायी भाव, संचारी भाव, दुर्भाव या फिर अस्थायी भाव। तो ऐसे भाव जो मनुष्य के मन में स्थायी रूप से निवास करते हैं या रहते हैं और अक्सर मनुष्य को उत्तेजित करते हैं या प्रेरित करते हैं या प्रेरणा जगाते हैं, ऐसे भाव कहलाते हैं स्थायी भाव। विकल्प ए सही उत्तर। श्रृंगार का स्थायी भाव क्या है?
ईर्ष्या, घृणा, रति या इनमें से कोई नहीं। तो श्रृंगार रस जो कि सभी रसों का प्रमुख राजा भी माना जाता है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। विकल्प सी सही उत्तर। प्रश्न 11 देखिए, लाटी रीति की खोज किसने की? रुद्रट ने, वामन ने, उद्भट ने या फिर दंडी ने? तो लाटी रीति की खोज की है रुद्रट ने। ठीक है, ये संस्कृत आचार्य रहे हैं रुद्रट। लाटी रीति इन्हीं के द्वारा खोजी गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए, यूनानी शब्द मिथोस का क्या अर्थ है? मुंह से निकला हुआ, झूठा, महान या फिर मुंह में रखा हुआ? तो यूनानी शब्द मिथास का अर्थ है मुंह से निकला हुआ, यानी कि विकल्प ए सही उत्तर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचकों की किस श्रेणी में आते हैं? स्वच्छंदतावादी श्रेणी में, रसवादी श्रेणी में, ऐतिहासिक श्रेणी में या इनमें से कोई नहीं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत बड़े आलोचक रहे हैं, वो अक्सर वे रसवादी आलोचकों की श्रेणी में गिने जाते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, कविता मूलतः जीवन की समालोचना है। पोइट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, यह किसने कहा है? मैथ्यू आर्नल्ड ने, हडसन ने, कालरिथ ने या वर्ड्सवर्थ ने? तो देखिए, मैथ्यू आर्नल्ड का यह महत्वपूर्ण वक्तव्य रहा है कि कविता मूलतः जीवन की आलोचना है। प्रश्न 15, अनेकार्थ मंजरी की रचना किसने की? विकल्प है सूरदास ने, नंददास ने, कुंभनदास ने या फिर तुलसीदास ने? तो हम सभी अच्छे से जानते हैं अनेकार्थ मंजरी यह महत्वपूर्ण रचना है कुंभनदास द्वारा रची हुई। विकल्प सी सही उत्तर। प्रश्न 16, उचित शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। गद्य शिक्षण से शब्द भंडार तथा डैश डैश वृद्धि होती है। मनोरंजन, ज्ञान, संप्रेषण या फिर लेखन? तो गद्य शिक्षण से शब्द भंडार तथा ज्ञान वृद्धि होती है। विकल्प बी सही। रिक्त जगह पर विकल्प पूरा किया जाएगा या फिल किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो गद्य शिक्षण होता है ना, उससे शब्द भंडार की वृद्धि तो होती है, साथ ही साथ ज्ञान की वृद्धि भी होती है। गद्य शिक्षण के मुख्य प्रकार हैं 4, 2, 3 या फिर 7। तो गद्य शिक्षण के मुख्य प्रकार हैं 3। विकल्प सी सही उत्तर। प्रश्न 18, गद्य कौशल में नितांत आवश्यक है क्या? स्पष्टीकरण, लेखन, रचनात्मक या संप्रेषण की पूर्णता? तो देखिए, संप्रेषण की पूर्णता यह गद्य कौशल में नितांत आवश्यक माना जाता है। गद्य शिक्षण से शक्ति का विकास होता है। तो गद्य शिक्षण से किस शक्ति का विकास होता है? स्पष्टीकरण की शक्ति का, लेखन शक्ति का, रचनात्मक शक्ति का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो गद्य शिक्षण से रचनात्मक शक्ति का विकास होता है। विकल्प सी सही उत्तर। लास्ट बट नॉट लीस्ट प्रश्न 20 देखिए, शुद्ध शब्द उच्चारण का विकास डैश डैश शिक्षण से किया जाता है। गद्य शिक्षण से, उच्चारण शिक्षण से, संप्रेषण शिक्षण से या फिर स्पष्टीकरण शिक्षण से? तो शुद्ध शब्द उच्चारण का विकास गद्य शिक्षण से किया जाता है, इसलिए विकल्प ए सही उत्तर होगा। यहाँ पर मैं प्रश्नों की संख्या 20 ही रखूंगी। अगर इसकी संख्या बढ़ानी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 30 या 50 करनी होगी तो मैं आपके अकॉर्डिंग वह भी कर दूंगी। लेकिन वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और जो नए व्यूअर्स हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और LT कमीशन 2025 के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाइएगा। ठीक है, क्योंकि अभी हम असफल नहीं होंगे, हमने सफलता पानी है। ठीक है।